हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स साथी और मैं आपका साथी वंडर विजय। तो खैर मैं आज जो आप लोगों के लिए है वो अल्टरनेटिंग करंट का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं और ये पार्ट जो है सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसको मैंने और ज्यादा समराइज किया है। तो प्लीज 12 के बच्चों आप जो है वो खास करके इस बोर्ड प्रिपरेशन पे हो तो इसी वीडियो को अच्छे से देखो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है होगा। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है मैं बता दूं, जो लोग नए हो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो और तब जाकर के ये वीडियो देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा हमको नहीं करना एंड आप सिर्फ फॉर्मुलेस पे वर्क करना चाहते हो तो यहां से भी ऑफ कोर्स यू कैन डू। तो यहां हम लोग जो है सो सिर्फ पहले मैं तो ये बता दूं कि ये जो 4 फॉर्मूले बोर्ड पे दिख रहे हैं ये सिर्फ 4 फॉर्मूले अगर आपको याद रहती है तो आप समझो कि इस पूरा चैप्टर पे जीत पालोगे। तो पहले आप क्या करो, इस 4 जो फॉर्मूले है इसको कंप्लीट करो, याद करो। सर अगर याद है तो फिर कैसे, याद तो पहले कर लो भाई। तो एक बार अगर आपको याद हो जाता है, अगर ये 4 फॉर्मूला पहले इसके ट्रिक्स को समझ लिए, आप इस एलसीआर सीरीज सर्किट में कैसे ये आया था उस डायग्राम को समझ लिए, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लिए, तो समझो कि आपका काम बन जाता है। और फिर भी अभी यहां से आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर LCR 3 जानते हैं कि अगर हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, अगर ये तीनों एसी सीरीज सर्किट के साथ कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शंस में है, तो हमारा जो नेट इफेक्टिव इंपेडेंस जो आया था वो आया था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो आप फास्ट बोलो, अपने अंदर एक पोटेंशियल लाओ, वही हमको करना है, जल्दी करना है, टाइम नहीं है ब्रो, इसलिए फास्ट फास्ट करना है। लेकिन हाँ आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही करो, लेकिन आपके अंदर पढ़ने का, जानने का हमेशा पोटेंशियल बना हुआ रहना चाहिए। तो वही चीज मैं इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियोस कम में ला करके ज्यादा चीजों को जो है वो समझा पाऊं। तो यहां पर जो है वो मोड ऑफ जेड का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो XL क्या होता है, ओमेगा L होता है, XC क्या होता है 1/ωc। अब यहाँ पे है हमारा फिर वोल्टेज आरएमएस जो हम लोग देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सर्किट में हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एसी सोर्स में, तो उसमें हम जो वोल्टेज देते हैं दैट इज आरएमएस वोल्टेज, मींस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। यही हमारा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। ये पहले हम लोगों को यहीं से क्लियर करते चलना है कि रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है, आने वाला वेलोसिटी बोल रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रहा है, वैसे इस वर्ड से वेलोसिटी भी होता है इसीलिए आ जाता है। तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर जो वोल्टेज है ये आगे टॉपिक में आने वाला है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि यही हमारा इस चैप्टर का एज एन एवरेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग Vm cos ओमेगा t लिखेंगे क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। फिर आरएमएस अगर रूट करंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल से टोटल हम फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ओम्स लगा भी रहे हैं तो टोटल से टोटल लगाया करते हैं। तो यहाँ पर जो है सो IRMS का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V बाई मोड ऑफ जेड। तो आरएमएस यहाँ लेंगे, यहाँ भी आरएमएस ले लेंगे, फिर आरएमएस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा एक जो है सो टर्म्स दिखाया है डेल। तो डेल जो बेसिकली है वो ये जज करेगा कि यहाँ करंट जो है आरएमएस करंट एंड आरएमएस वोल्टेज ये क्या एक ही जगह से निकल रहे हैं। हो सकता है कि एक यहां से निकल रहा है तो एक थोड़ा सा आगे जाकर के निकल रहा है। तो ये जो डिफरेंस बनता है एंगल का, थोड़ा सा आगे जाकर के निकलना, एक आगे पीछे निकलना, तो इसी डिफरेंस को बोला जाता है फेज डिफरेंस। यानी फेज मतलब होता है एंगल, तो एंगल का डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है डेल, जो कि मैंने पहले वीडियो में समझाया था। और इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था आया था वो XL माइनस XC बाई R आया था। अब इसी 4 फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सब चीज को बनाना सीखेंगे। जैसे कि देखते हैं, मान लो कि हम लोग चाहते हैं कि फॉर ओनली रेजिस्टर के लिए क्या होगा, फॉर ओनली रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के लिए ओनली करना चाहते हैं मोड ऑफ जेड में, जो नहीं है उसको हटा दो। तो यहां से मोड ऑफ जेड सबका फॉर्मूला बनाने सीख गए तो आप समझो कि इस चैप्टर में डेरिवेशंस नहीं होता। पहले मैं बता दूं सीबीएसई स्टूडेंट के लिए तो खास करके डेरिवेशंस पे इस चैप्टर में ना काम करके आप न्यूमेरिकल पे ज्यादा काम करो, क्योंकि इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है। तो इसीलिए हम इसको ट्रिक्स दे रहे हैं कि ये 4 फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है उसके बाद आप उसको बनाने सीख जाओ फटाफट, जितना स्पीड में आप कर सकते हो कि इसमें ये होगा। अगर हम ओनली रजिस्टर के लिए देख रहे हैं तो क्या क्या होने वाला है, तो पहला तो हमारा एम्पेडेंस मोड ऑफ आर ही आ जाएगा क्योंकि ये हट जाएगा और आर स्क्वायर रूट से कट करके सिर्फ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। भी आरएमएस की अगर हम बात करें तो इसको तो सेम टू सेम लिखेंगे, इसमें नो डाउट। भी आरएमएस अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा हमारा Vm
कॉस ओमेगा टी। इसमें कुछ चेंज करने वाली बात ही नहीं है। आईआरएमएस की बात करते हैं तो ये कितना होगा, आईआरएमएस जानने से पहले आपको 10 डेल से गुजरना पड़ेगा। तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, 10 डेल पहले, क्योंकि इसमें डेल का जरूरत है, इसीलिए तो हम लोग डेल का इंपॉर्टेंस है। तो 10 डेल आपको कितना होगा, देखो यहाँ पे आर है सिर्फ, तो ये नहीं है ये नहीं है, जो नहीं है उसको जीरो ले लो। तो जीरो माइनस जीरो डिवाइड बाई आर, तो ये कितना देगा, जीरो देगा। 10 डेल कहाँ पे जीरो होता है, 0 डिग्री पे, तो डेल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो आने की यहाँ पे हमारा डेल जो है सो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज के बीच में कितना है, जीरो है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आईआरएमएस का जो हम इक्वेशंस लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, इस पे पुट कर दो, ये भी हो जाएगा वी एम कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड। अब मोड ऑफ जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, आर की जगह लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट अगर हम लोग लिख लें, और दूसरा बात ये भी बोलने सीख जाए कि यहाँ पे सर डेल का वैल्यू कितना आया था, 0 डिग्री आया था। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। एक्चुअली मुझे लिखने से ज्यादा बोलने में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, इसलिए मैं बोलता ज्यादा हूं, लिखता थोड़ा सा अटेंडम टाइप का हूं। तो प्लीज पहले मेरा जो बात है उस पर गौर करना है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा मेनली है कि अगर डेल जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या, दोनों से एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज एंड करंट जो है सो सेम फेज से स्टार्ट हो रहा है, सेम एंगल से दोनों स्टार्ट हो रहा है। तो किसके केस में ऐसा होता है, रजिस्टर के केस में। अब हम लोग देखते हैं ओनली इंडक्टर के केस में। तो हमारा बी सेक्शन जो हो जाएगा वो 4 ओनली इंडक्टर। तो ओनली इंडक्टर अगर हम लोग देखने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एल वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे ये नहीं है ये नहीं है, तो सिर्फ एक्सएल बचेगा। तो इसको हम लोग क्या कर ले, एक्सएल, और एक्सएल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा एल। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ जेड। इसके बाद हम लोग वी लिखते हैं, तो वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज लिखते हैं। तो ये कितना होता है, वी एम कॉस ओमेगा टी हमेशा होता है। और करंट लिखने से पहले हम लोग को 10 डेल से गुजरना पड़ेगा। तो 10 डेल इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। तो एक्सएल तो है यहाँ पे नो डाउट, ये नहीं है, 0 डिवाइड बाय 0, तो ये समथिंग इन्फिनिटी बन जाता है। अगर कभी भी हमारा डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑल ओवर इन्फिनिटी आता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो अगर 10 इन्फिनिटी हो रहा है तो इसका मतलब डेल कितना रहा होगा, पाई बाई 2 रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। तो 10 90 पे हमारा इन्फिनिटी आता है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो है वो आई आर एम एस जो है वो कितना आ जाएगा, वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है। जब फंक्शन सेम होता है तब हम लोग एंगल का डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी में पाई बाय 2 क्या है, माइनस है। इसका माइनस मतलब क्या, करंट पीछे है। तो करंट पीछे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लैग वर्ड। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, किसके बिहाइंड में, वोल्टेज के बिहाइंड में, बिहाइंड द वोल्टेज, बिहाइंड द वोल्टेज। वोल्टेज के पीछे पीछे ये जा रहा है, कितना एंगल से, तो बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, बाय द फेज ऑफ पाई बाय 2। तो आने की हमारा पाई बाय 2 एंगल से करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। अगर हम वोल्टेज के केस में बोलना चाहते तो बोलते कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज ऑफ 90 डिग्री या पाई बाय 2। तो बेसिक हम किसी एक वर्ड को अगर बोले सीख गए तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इंडक्टर केस में करंट क्या करता है, लैग करता है। इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर का। अब हम लोग तीसरा जो बात करते हैं वो क्या करने वाले हैं, ओनली फॉर कैपेसिटर। अगर हम सिर्फ कैपेसिटर को ऐसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या बोलना पड़ेगा, पहले तो मोड ऑफ जेड बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्सी ऑफ कोर्स बचेगा, देखो यहाँ पे माइनस का भी होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और फिर रूट से हटेगा तो सिर्फ एक्सी आएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 बाय ओमेगा सी। फिर हम लोग क्या देखेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला देखेंगे। तो वी एम कॉस ओमेगा टी रहने वाला है और इसको कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। करंट निकालने से पहले 10 डेल निकालना पड़ता है सर। तो 10 डेल यहाँ पे भी इन्फिनिटी आने वाला है, यहाँ 0 होगा तो 0 माइनस एक्सएल डिवाइड बाय 0। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, डेल इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 आएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी माइनस 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए माइनस लेंगे यहाँ पे। अब करंट आरएमएस लिखेंगे, तो आई आरएमएस अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वी एम कॉस ओमेगा टी माइनस पहले से होता है, माइनस यहाँ पे आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय मोड ऑफ जेड, मतलब ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी जो होता है वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बेसिक हमारा वोल्टेज में ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या है हमारा ओमेगा टी प्लस
π/2, मतलब करंट में ज्यादा ओमेगा टी के साथ साथ π/2 और ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। किससे, वोल्टेज से। कितना एंगल बना करके, बाय π/2, 90 डिग्री से ये लीड कर रहा है। तो मेन आपको यहाँ पे देखो एकदम इस चीज को बेसिक चीज को समझना है कि ये चीज अगर हमारा क्लियर हो गया तो चैप्टर का आधा चीज तो यहीं से क्लियर हो जाए। जो भी न्यूमेरिकल देखना इन्हीं चीजों पे सब बेस्ड है। आपको ये लगाने आ गया तो हो गया। और अभी जो मैं बताने वाला हूं यही चीज पे बेस्ड जो है वो फेजर डायग्राम। और सबको पता है कि अगर फेजर डायग्राम का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऑफकोर्स अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फेजर डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो है वो फेजर डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि एक वेक्टर्स लॉ जो हमने पढ़ा था 11th क्लास में, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, तो उसी पे बेस्ड होता है। हम उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मिटा देना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। तो ठीक है, अभी तो मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फेजर डायग्राम के लिए शॉर्ट में हम लोगों को कैसे याद रखना है, हेडिंग तो मेरा हो जाएगा क्या, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए हमारा शॉर्ट की ये होगा कि पहले हम याद कर ले कि ओनली रेजिस्टर, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, इनके लिए जो है सो लीड और लैग कौन कैसे करता है। अगर ये पहले पता हो जाएगा तभी हम मिक्स कर पाएंगे। तो यहां पे जो है सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे जो है सो कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं, और यहाँ पे इंडक्टर, या यहाँ पहले इंडक्टर कर लेते हैं और एंड कैपेसिटर करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस मैंने कर लिया, फिर इंडक्टर कर रहा हूं और फिर कैपेसिटर कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोगों को पहला जो डेल का वैल्यू आया था कितना आया था, 0 डिग्री। तो पहला 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम करंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। यानी डेल इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 डिग्री। यानी दोनों सेम फेज में होते हैं, शॉर्ट में याद रखना है। इंडक्टर के लिए क्या याद किए थे कि अगर हम करंट यहाँ पे ले रहे हैं तो वो करंट क्या करता है, यहाँ पे करंट सेकंड में क्या आया था, डेल इक्वल टू π/2 माइनस में आ रहा था। इसका मतलब माइनस में आ नहीं रहा था, करंट का फॉर्मूला में माइनस में था, ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट जो था वो लैग कर रहा था तो वोल्टेज लीड कर रहे हैं। तो वोल्टेज लीड करना मतलब क्या, आगे। अब सर ये कैसे पता चला हमको इस साइड आगे जाना है सर, तो एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा हम लोग जो है सो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो लीड लैग की जहां तक बात है हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज को फॉरवर्ड डायरेक्शन मेजर करते हैं। यहाँ पे मैथ में भी ऐसे ही चलता है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसी वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है, लीड कर रहा है। इस केस में क्या यूज करेंगे, लीड। इस केस में क्या होगा, सेम। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। और लैग क्या कर रहा है, करंट। अगर करंट ही बोल करके याद करना है तो करंट ही बोलो कि लैग कर रहा है। कौन, करंट, करंट लैग कर रहा है, करंट लैग। और यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम करंट इसी डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं, यहीं से हमको वोल्टेज का जज करना है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे करंट क्या करता है, लीड करता है। तो वोल्टेज अगर लैग कर रहा है तो नीचे होगा फिर इसको, क्योंकि यहां से हमको आगे जाना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, करंट जो है वो लीड करता हुआ नजर आएगा। और कितना से, तो यहाँ पे भी π/2 माइनस आया था इसलिए हम नीचे की तरफ यूज कर रहे हैं। ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग। तो मेन हम लोगों को यही याद रखना है कि कैसे हम करंट और वोल्टेज को लीड लैग बोलते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एलसीआर सीरीज सर्किट सॉल्व करने आ जाएगा। चलो अब मिक्स करते हैं इसको। तो अब हम लोग फेजर डायग्राम किसके लिए देखने वाले हैं, फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर एसी सीरीज सर्किट कर देते हैं। ठीक है ना, हेडिंग वही हमेशा रखते हैं। तो यहां पे क्या है कि आपको सबसे पहले डायग्राम बढ़िया सा बनाना है। मान लो सबसे पहले ये क्या है, इंडक्टर है, तो आप इंडक्टर बना लो। फिर क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर बना लो। फिर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बना लो। और इन सबको किससे कनेक्ट करना होता है, हमको एक एसी सोर्स से कनेक्ट करना होता है। बिल्कुल सही। अब यहां पे क्या है कि यहां पे हम कैसे जज करेंगे कि किसको रिफरेंस रखना है ना। तो ये हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो है वो सीरीज में क्या होता है, सेम रहता है। तो आप क्या करो कि करंट को पहले दिखा दो। यहाँ पे करंट सबके लिए क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है ना। और वोल्टेज सबका अलग अलग है, VL का अलग होगा, VC का अलग होगा और VR का अलग होगा। अब इस ग्राफ को यहाँ पे सोचना है। तो यहाँ पे हम इंडक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, करंट तो पहले सेम दिखा लेंगे सबके लिए। तो ये करंट है हमारा I, तो V किधर होगा,
करंट लैग करता है तो वोल्टेज आगे जाएगा। अब यहाँ पे अगर है तो करंट यहाँ पे हमारा लीड करता हुआ नजर आना चाहिए, तो यहाँ पे आई है तो V नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कहीं दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हमारा I हो जाएगा और ये V, यहाँ बेस में C दे देते हैं, L दे देते हैं, यहाँ पे R दे देते हैं। ठीक है, अब इन लोगों को क्या करना है, वेक्टर लॉ को ध्यान में रखते हुए मर्ज करके इसको सॉल्व करना होता है। तो कैसे करते हैं इस चीज को ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रिफरेंस बनाते हैं, तो रिफरेंस हमारा कौन सा था, आई। आप कभी भी कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले चेक करो कि हमारे लिए रिफरेंस कौन बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है या करंट बन रहा है। अगर यही सारे पैरेलल कनेक्शंस में रहेंगे तो वोल्टेज सेम होता है सबके लिए, तो उस टाइम पे वोल्टेज में रेफरेंस एज अ ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे करंट सबके लिए सेम है तो करंट को हम लोग एक रेफरेंस मतलब बेस की तरह ट्रीट करेंगे, और यहीं से सब लीड लैग सेम ये वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टेज फॉर रेजिस्टर के लिए क्या होता है, सेम होता है, तो इसी को हम डायरेक्शन में क्या ले लिए, VR ले लिए। और इंडक्टर के लिए क्या करता है, लीड करता है, तो आप ऊपर की तरफ ले लोगे। मान लो ये हमारा क्या होगा, VL हो गया, और C का नीचे की तरफ होता है, तो ये हो गया VC। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस, मान लो कि ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ हम लोग ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों का एक डायरेक्शन में देखे, ये तो इस डायरेक्शन में हुआ, इसको वेक्टर दिखा दो, सारे को वेक्टर से अगर सॉल्व कर रहे हो तो वेक्टर मेथड मतलब एज ए यूज करते हैं। वोल्टेज वेक्टर होता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा यूज करें, एक मेथड है ये, फेजर मेथड भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस जो लेंगे वो कहीं इधर शो करेगा। मान लो ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, V वेक्टर L माइनस VC वेक्टर, ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग मिलाता हुआ, ये दोनों को मिलता हुआ एक कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो होगा नेट को रिप्रेजेंट करेगा, नेट वोल्टेज को, ये हमारा नेट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। V सिर्फ लिख देते हैं, और ये जो यहाँ पे एंगल नेट के साथ बनाएगा, दिस इज कॉल्ड डेल, दिस इज कॉल्ड डेल। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे भी तो बोल सकते हो ना कि VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर। आप यहाँ से देखो सब कुछ ला सकते हो। अब इनमें रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एक हाइपोटेनियस की तरह वर्क करेगा। तो अगर हम ट्रायंगल O नाम दे दे, A नाम दे दे, B नाम दे दे, तो हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAB जो भी है। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि ये हाइपोटेनियस की तरह काम करेगा। सो OA का स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं, या यहाँ स्क्वायर रूट कर देते हैं इधर, ये हाइपोटेनियस की तरह काम कर रहा है, तो रूट ओवर बेस का स्क्वायर, ये नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, तो मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो बेसिक इन ट्राइंगल हम लोग लेने वाले हैं OBA, या जो भी लेना है ABO में ले लेते हैं। तो हमारा हाइपोटेनियस कौन हो गया, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू, या स्क्वायर नहीं लिखना है तो आप क्या करो, रूट में लिखो, ज्यादा बेटर है। तो रूट क्या बनेगा इसके बाद, बेस, तो OB का स्क्वायर प्लस यस AB का स्क्वायर। OA मेरा कितना है, V है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं, अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो रूट यहाँ पे हो जाएगा, OB कितना हो जाएगा, तो OB से इसका मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे, तो VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये आपका एक वोल्टेज का रिलेशन है। ये बहुत है, इस पे यार क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके CBSE में, तो लाख बोलो कि हर साल आसपास ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी क्या क्या कहता है कि रेजिस्टेंस का भी अक्रॉस जितना वोल्टेज होता है, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी दे दिया जाता है, ये भी दिया जाता है। जैसे मान लो कि 250 दिया हुआ है, ये भी 250 दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है, यहाँ भी 200 सोर्स दिया हुआ है, अब बोलेगा कि बताइए नेट जो है सो यहाँ पे वोल्टेज कितना आने वाला है। तो इसका हम फॉर्मूला यहां से निकालते हैं, डायरेक्टली ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे गलत आ जाएगा, डीसी सोर्स नहीं है, तो हम लोग इसको वेक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे 250 तो 250, यहाँ दोनों सेम था तो 250 माइनस 250 जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आएगा, 250 आएगा मेरा नेट जो आने वाला है। तो इस तरह से अगर आपको नेट निकालने बोलते हैं तो आप वेक्टर मेथड का यूज करोगे इस चैप्टर के लिए खास करके, या फेजर डायग्राम को मतलब ध्यान में रखते हुए सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा केसेस होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है सो सबका अपना अपना डाटा पुट कर सकते हो। मान लो ये रिजल्टेंट है हमारा VRMS है ना ये, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ अगर लिखना चाहते हैं V = IR, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I और मोड ऑफ Z इक्वल्स टू रूट ओवर VR को क्या लिख सकते हैं IR, तो I² हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं IXL IXC का होल स्क्वायर।
तो इससे आई कॉमन ऑल ओवर से आ जाएगा, तो आई बाहर आ जाएगा, रूट ओवर अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, यस आई से आई कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा देखो आ गया ना फॉर्मूला। तो हम इधर से भी ये चीज को हम लोग देख करके समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो बेसिक आपका फंडा जो फेजर डायग्राम का है वो यही है। आप ये अप्लाई करने सीख गए तो आप समझो कि यहाँ पे बेटर ऑन कर लेते हो। तो पहले इन चीजों को क्लियर करो भाई। अगर यहाँ पे आपका डाउट होता है, जैसे कि अगर चलो एक और हम टाइम ले ही लेते हैं, आप पैरेलल कनेक्शन भी देख लो कि कैसे पैरेलल कनेक्शन में हम लोग देखते हैं इसको। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एसी पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, फट से लिख लेते हैं जल्दी से। जिसको अगर लगता है कि लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लोगे भाई, ठीक है ना। ये क्लासरूम नहीं है कि मैं लिखने के लिए वक्त दूं। तो यहाँ पे जो है वो एलसीआर हम लोग सीरीज सर्किट देखने जा रहे हैं, किसके लिए, पैरेलल कनेक्शंस के लिए। तो हमारा हेडिंग हो गया एलसीआर इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में करेंगे तो हमको क्या करना होगा, बेसिक मेरा फंडा है एल है, तो आप यहाँ पे एल ले लो। फिर इसके बाद क्या है, सी है, सी ले लो भाई। फिर क्या है हमारा आर है, तो रेजिस्टेंस ले लो। आप इसको जो है सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे हो। तो इसमें क्या होने वाला है ना कि यहाँ पे करंट तो जा रहा है लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस केस में। देखो सबका करंट अलग अलग, यहाँ पे करंट आएगा, करंट किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। तो पाथ तो अलग अलग हो जाएगा ना, इसमें करंट अलग जाएगा, एल जाएगा, इसमें करंट आई सी जाएगा, इसमें करंट क्या जाएगा, रेजिस्टेंस जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सबके लिए सेम होगा। सबके लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहता है, वोल्टेज टर्मिनल पे डिपेंड करता है, सारे को टर्मिनल एक ही मिला हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रिफरेंस क्या लेंगे, करंट नहीं, करंट नहीं ले सकते ना। बेसिक यहाँ पे क्या है कि करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज यहाँ पे रिफरेंस लेवल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस बार हमारा जो डायग्राम बनेगा उसमें क्या रिफरेंस में रहेगा, वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर लिए कि वोल्टेज सर एक फिक्स कर दीजिए, कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है VL VC सब आपस में इक्वल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, वो यहाँ होगा, तो इसलिए V हमारा सेम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंडक्टर के लिए वोल्टेज लीड करता है या लैग करता है, करंट लैग करता है लीड करता है, ये चेक करते हैं। तो हम लोग पता है इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लैग करता है, करंट क्या करता है, लैग करता है, मतलब वोल्टेज को आगे रखना है। तो अगर हम इधर करंट ड्रॉ करते हैं तो ये आगे हो जाएगा, यानी करंट लीड हो जाएगा, हमको लैग कराना है, तो इसका मतलब करंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारा हो गया IL, इंडक्टर में जाने वाला करंट हो गया। फिर दूसरा हमारा कैपेसिटर, कैपेसिटर करंट के केस में करंट क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज से लीड करता है। तो ये वोल्टेज अगर लाइन है तो वोल्टेज से लीड करेगा, तो इस तरफ लेना पड़ेगा, इधर लीड होगा। इनके बीच में एंगल कितना होगा करता है, π/2, ये भी कितना है, π/2। तो ये हमारा IC हो गया। अब वापस यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में सोल्व करें तो वेक्टर दे दो इसके ऊपर, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो कहीं इधर आएगा। मान लो ये यहाँ पे स्टर्न था, ये यहाँ दे रहा था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस देगा वो कहां से कहां तक देगा, यहां से यहां तक देगा। तो आप इसको क्या लिख लोगे, IC वेक्टर माइनस IL वेक्टर। और थर्ड वन क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी वोल्टेज के ही अलोंग में हमारा क्या होगा, करंट होगा IR। तो इन दोनों से मिलता हुआ एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे और यहां से इसको मर्ज करेंगे, तो ये हमारा नेट करंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और ये हमारा फेज डिफरेंस डेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा है वो IC माइनस IL हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या कर लोगे, फिर से नेट वेक्टर ट्रायंगल देख लो, इसका नाम दो OAB। तो फिर से इन ट्रायंगल अगर हम देखें तो ABO में अगर हम सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे करंट इक्वल टू रूट ओवर जो है, सो सबसे पहले नीचे है तो IR का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे IC माइनस IL का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये करंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है आपके लिए। अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाता तो आप यहीं पे पुट करके इसको सॉल्व करो, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो निकालने सीखना है, तो आप आगे बढ़ा दो ओम लगा करके। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बाय मोड ऑफ जेड, नेट से नेट को लगाएंगे, रूट ओवर ओम्स लो करंट रेजिस्टेंस के लिए लगाने जा रहे हैं, इसके लिए लगाने जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, V बाय इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं R, तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा V बाय एक्स
सी है तो एक्स सी, v बाय एक्स एल है तो एक्स एल का होल स्क्वायर। ऑल ओवर देखो v सब में है तो v कॉमन आ जाएगा, तो मोड ऑफ z हो जाएगा, v कॉमन हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्स एल का होल स्क्वायर, है ना। v से v कट जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा 1 बाय मोड ऑफ z इक्वल्स टू रूट ओवर 1 बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स एल माइनस 1 बाय एक्स ई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो आ गया वो किसका है, इक्विवेलेंट इंपेडेंस जो है हमारा किसके लिए हो गया, LCR, जब ये कनेक्टेड है इन पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन से सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। अगर मान लो इतने दो ही है तो इसमें दो ही रह जाओ, अगर मान लो कि दो गायब करके रखा है तो दो गायब कर दो। तो जिस तरह से दो दो कनेक्शन करके पूछ ले या कैसे भी करके पूछ ले, यहां से आप इस फॉर्मूला में जिसको हटाने बोल रहा है हटा दो, सीधा उसको जीरो इमेजिन करके हटा दो, कुछ नहीं करना, वो बात ही हट जाएगा। तो दो दो करके पूछा जा सकता है, सिंगल सिंगल वाइज, सिंगल में तो पैरेलल कनेक्शन हो ही नहीं सकता, तो सिंगल तो जो मैंने पहले बताया था वही होगा। यहाँ पे दो दो का अगर कनेक्शन करके पूछता है तो आप कोई भी दो को रखता है उसी दो को रखो, बाकी को एलिमिनेट कर दो। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कैसे करंट अलग अलग अगर निकालना है तो करंट का इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा। वोल्टेज तो सबके लिए सेम है तो वोल्टेज का टेंशन नहीं है, और इंपेडेंस का फॉर्मूला यहाँ से ये आ जाएगा। देखो कितना समानता है यार। अगर देखें तो सीरीज का फॉर्मूला क्या आया था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, सब 1 बाय करके याद करना है, 1 बाय मॉड ऑफ जेड का, फिर रूट ओवर 1 बाय आर का स्क्वायर, फिर एक्सएल तक ये पूरा नीचे एक करके करो, 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सएल। इसको आगे पीछे भी बोलोगे तो नो है, क्योंकि माइनस का भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आपको सबको क्या करना है, 1 बाय करके याद करना है। सब कुछ वैसा ही, रूट है तो रूट है, इसको खाली 1 बाय मॉड ऑफ जेड या 1 बाय आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक्स जो है सो बना सकते हो। इन दोनों में जो है एक यहाँ पे रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो यही है इस बेसिक इंफॉर्मेशन जिसपे नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना भी मैंने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस देखा है वो सारे इन्हीं सारे फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। तो इसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपका जो है सो बहुत ही यहाँ पे फायदा नजर आता है, और आपको मैं जो न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज इसको समझो और अच्छा करो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।